किसी भी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है और उसके शब्द भंडार में 4 तरह के शब्द मिलते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसके अतिरिक्त संकर एवं नव निर्मित शब्द प्रकार भी मिलते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द का स्रोत क्या है, इसे ज्ञात कर स्रोत के आधार पर शब्दों को इन भागों में वर्गीकृत किया गया है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने लिखा था, त्रिविधम तच्च विज्ञेयम नाट्य योग ससम्मतम समान शब्दैर विभ्रष्ट देशी मत तथापि वा। अर्थात शब्द समान, विभ्रष्ट एवं देशी मत 3 प्रकार के हैं। इन्हें ही हम तत्सम, तद्भव एवं देश शब्द के नाम से जानते हैं। विदेशी शब्द प्रकार हिंदी भाषा में बाद में जोड़ा गया। तत्सम, तत् धन सम यानी तत्सम। तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, जो उसके समान है। किसी भाषा के मूल शब्द, जो के त्यों प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द हैं। चूंकि हिंदी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है, अतः वे सारे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना परिवर्तित हुए, बिना अपना रूप परिवर्तित किए हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। भरत मुनि ने इसे ही समान तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इसे तद्रूप शब्द कहा है। हिंदी के अतिरिक्त हिंदी में अन्य भाषाओं से जो शब्द यथावत आ गए हैं, अपने मूल रूप में हैं, उन्हें भी हम तत्सम शब्द के रूप में जान सकते हैं। पर चूंकि हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्दों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए हम तत्सम शब्दों के अध्ययन के समय मूलतः संस्कृत से हिंदी में यथावत आए हुए शब्दों का उल्लेख करते हैं। कृष्ण, आम्र, ज्ञान, पुस्तक, साहित्य, वृक्ष, पुरुष आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो यथावत हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। भारत की समस्त भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द मिलते हैं। स्वाधीनता के बाद जब हमें नवीन आवश्यकताओं के लिए नवीन शब्दों की आवश्यकता पड़ी, तब हमारे भाषाविदों ने, भाषा शास्त्रियों ने, कोशकारों ने नए शब्दों को रचा और उनका आधार संस्कृत के मूल शब्द और उनकी धातुएं ही थीं। इस तरह हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं, एक तो वो है जो संस्कृत से हिंदी में सीधे आए हैं, जैसे कर्म, विद्या, ज्ञान, कृष्ण, पुस्तक, मार्ग आदि आदि। संस्कृत के मूल शब्दों के आधार पर हमारी नवीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक समय में बनाए हुए तत्सम शब्द, जैसे आबोहवा के लिए जलवायु, अधिवक्ता, इसके अलावा रेखा चित्र, प्रभाग, निदेशक, प्राध्यापक, नगरपालिका, विधानसभा, प्रजातंत्र, समाचार पत्र आदि वे नए शब्द हैं जो कि अपने रूप में अर्थात संस्कृत की मूल धातुओं एवं शब्दों के आधार पर आधुनिक समय में निर्मित किए गए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया है। तीसरा रूप तत्सम शब्दों का वो है जो अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण किया गया है। खासतौर से रहन सहन, पहनावा और खान पान से जुड़े अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रवेश पा चुके हैं। जैसे हम मराठी के शब्दों को लें, मंगलसूत्र, हल्दी कुमकुम, श्रीखंड, वांग्मय आदि। गुजराती के शब्द हैं ढोकला, खमण, फाफड़ा,
गरबा, हड़ताल आदि। द्रविड़ जातियों के शब्द हैं डोसा, इडली, सांभर, पिल्ला, चिल्लर आदि। पंजाबी का शब्द है सिख, सिखी, अकाली, लंगर, छोला, भटूरा, भांगड़ा आदि। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी की भाषाई विकास यात्रा में पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश से परिवर्तित होते हुए नहीं आए, बल्कि आधुनिक काल में आकर ये विकृत हुए हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम शब्द कहेंगे। एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे संस्कृत का अग्नि शब्द प्राकृत में अगिन हुआ और हिंदी में आते आते तक वह हो गया आग। इसी तरह चतुर्थ शब्द प्राकृत में हुआ चौथ और हिंदी में आते आते हो गया चौथा। जो शब्द आधुनिक काल में विकृत हुए हैं, संस्कृत के वे सारे शब्द जो आधुनिक काल में हिंदी में आकर विकृत हुए हैं, उन्हें हम अर्ध तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कृष्ण से किशन का बनना, पूर्णिमा से पूनम का बनना, इंद्र से इंदर का बनना, वैष्णव देवी से वैष्णो देवी का बनना, सूर्यमुखी से सूरजमुखी का बनना एवं निर्वाह से निवाह शब्दों का बनना, यह द्योतित करता है कि दरअसल ये शब्द हिंदी में आकर इनकी ध्वनियों में किंचित परिवर्तन हुआ है और इसे हम अर्ध तत्सम शब्द के रूप में ही जानेंगे। तत् धन भव, तद्भव। तत् मतलब उससे उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। संस्कृत के वे सारे शब्द जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में लगातार परिवर्तित होते हुए अपने अलग रूप में हिंदी में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें हम तद्भव रूप कहेंगे, क्योंकि ये तत्सम शब्दों से परिवर्तित होते हुए हिंदी तक आते आते बदल चुके हैं और ये तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। इन शब्दों में सर्वाधिक परिवर्तन का कारण रहा है ध्वनियों का सरलीकरण, अर्थात जो ध्वनियां शब्दों में कठिन हुआ करती थीं, धीरे धीरे वे परिवर्तित हो गईं और शब्द का एक नया रूप हमारे सामने आया। इसे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मया प्राकृत में मई हुआ और हिंदी में मैं हो गया। वत्स संस्कृत का शब्द प्राकृत में वत्स हुआ और हिंदी में हो गया बच्चा या बछड़ा। कृतः प्राकृत में हुआ कौ और हिंदी में हो गया किया। मध्य तत्सम शब्द प्राकृत में था मज्झ, तद्भव रूप बना में। मयूर शब्द प्राकृत में परिवर्तित हुआ मऊर और हिंदी में आकर तद्भव रूप में हो गया मोर। नव न प्राकृत में हुआ और नौ हिंदी में हो गया। चत्वारी जब प्राकृत में पहुंचा तो हुआ चत्तारी और उसका तद्भव रूप हो गया चार। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत के शब्द अपना रूप परिवर्तित कर हिंदी तक पहुंचते पहुंचते बदल चुके हैं। हम कुछ तत्सम और उनके तद्भव रूपों का उल्लेख यहां करेंगे। अंगरक्षक से बना अंगरखा, अंध से बना अंधा, कुंचिका से कुंजी, गोधूम से गेहूं, अश्रु से आंसू, अर्ध से आधा, ग्रंथ से गांठ, गौर से गोरा, अंगुष्ठ से अंगूठा, अब्द से आज, गृह से घर, हस्त से हाथ, पौत्री का तद्भव रूप बना पोती, क्षीर का तद्भव रूप बना खीर, मातुल से बना मामा, हरित से बना हरा, शिर से बना सिर, प्रस्तर से बना पत्थर, द्वादश से बना 12, अम्लिका से बना इमली, गर्धप से बना गधा, आम्र से आम और ताम्र से तांबा तद्भव रूप बना, दधी से बना दही,
कुंभकार से कुम्हार, दंड से डंडा, धृष्ट से ढीठ, पृष्ठ से पीठ, पौष से पूष, तृण से तिनका, कंटक से कांटा, मुक्ता से शब्द बना मोती, मृत्तिका तत्सम शब्द से बना मिट्टी तद्भव, मिष्ठ से बना मीठा, षोडश से 16 और द्रोण से बना दोना। ये कुछ शब्द हैं जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह तत्सम शब्दों के रूप में, ध्वनियों में परिवर्तन हुआ और उनसे किस तरह तद्भव शब्दों का विकास हुआ और उनका रूप बना। हिंदी की प्रकृति तद्भव परक है। विदेशी शब्द जो मूल रूप में या मूल भाषा में जिस तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं, यदि वे यथावत हिंदी में उसी तरह प्रयुक्त किए जा रहे हैं तो उसे हम विदेशी भाषा के तत्सम शब्द के रूप में जानेंगे। हिंदी में अंग्रेजी की ऐसे ढेरों शब्द हैं, जैसे स्टेशन, डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, ट्रक, बस आदि। पर हम कई बार देखते हैं कि अंग्रेजी के इन शब्दों में आंशिक हेरफेर कर दिया जाता है और वे रूप तद्भव रूप कहलाएंगे। जैसे टाइम को टेम कहना, लेफ्टिनेंट को लेफ्टन कहना, प्लाटून से पलटन शब्द का बनना, लैंटर्न से लालटेन शब्द का बनना और फ्लेनल से फलालेन शब्द का बनना। यह बताता है कि हिंदी की प्रकृति तद्भव परक है और विदेशी शब्दों की ध्वनियों में भी हमने परिवर्तन किया है और उनके तद्भव रूपों का प्रचलन भी हिंदी में हो रहा है। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। आचार्य हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं हुई है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। देश धन ज यहाँ जन्म लेने के भाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो अंचल की बोलियों में प्रसृत हो या अज्ञात स्रोत से आकर भाषा में जुड़ गए हों, ऐसे शब्दों को हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। देशी शब्द भाषा में बड़ी ही आसानी से घुल मिल जाते हैं और बड़े ही सहज और बोलचाल में आसान होते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता इन शब्दों के प्रयोग से बढ़ती है। अनुकरणात्मक ध्वनि के आधार पर रचे हुए शब्दों को हम देशज शब्द में सबसे पहले उन्हें गिन सकते हैं, उनका उल्लेख कर सकते हैं, जैसे थुलथुल, फटफट, चरचर, खुसखुस आदि। इसके अतिरिक्त देशज शब्दों की एक लंबी सूची है, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं है। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खिड़की, ठुमरी, चसक, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, चौका, बौड़म, झुमका, ढिबरी, ढोर, मितली, चारा, चिड़िया, लाड़ी, लुगाई, मोड़ा, भुरता आदि ऐसे ही देशज शब्द हैं। विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। इन भाषाओं में हम मुख्यतः अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेजी के शब्दों की गणना कर सकते हैं। व्यापार, प्रशासन आदि के द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार के कारण एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं। भारत में तुर्की, मुगलों, पठानों, अफगानों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों एवं अंग्रेजों का आगमन होता रहा और उसी का परिणाम था कि उक्त भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल हो गए। 11वीं से 16वीं शताब्दी तक फारसी के लगभग 3500, अरबी के 2500, पश्तो के 50 और तुर्की के 125 शब्द हिंदी में आए। 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय भाषाओं के शब्दों का आगमन हिंदी में हुआ। इसका कारण इतिहास है। जब मुगल और पठानों का शासन रहा तो फारसी जो है
वो राजकाज की भाषा बनी, उसे सीखने का लोगों में उत्साह बढ़ा और इस तरह संपर्क में फारसी और अरबी के शब्द हमारे संपर्क में आए। इसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी और हम ये देखते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति तक लगभग 4 से 5 हजार अंग्रेजी के शब्द हिंदी में शामिल हो चुके थे। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुकूल बदल लिया है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। क, ख, ग, ज, फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण को हमने अपने उच्चारण के अनुरूप बेनुक्तेदार बनाया और इसी की वजह है कि खूब खूब के रूप में और कीमत कीमत के रूप में बोली जाने लगी। शब्दों के अंतिम हकार को हिंदी में आकार कर दिया गया, जैसे अल्लाह को हिंदी में अल्लाह भी कहा जाने लगा। शब्दों के अंतिम आकार को हकार कर दिया गया, जैसे परवाह को हमने हिंदी में कर दिया परवाह। अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया गया, जैसे इमा ईमान हो गया और दुकान दुकान हो गई। बीच के अक्षर को पूरा कर दिया गया। अफसोस अफसोस हो गया, गर्म गरम हो गया और किशमिश किशमिश हो गया। बीच में कोई ह्रस्व मात्रा, खासतौर से ई का प्रयोग भी हमने किया, जैसे आतिशबाजी हो गई आतिशबाजी। ये प्रयोग हमने हिंदी के उच्चारण के अनुरूप किए और विदेशी शब्दों में ये हमने तब्दीलियां पैदा की। जो प्रचलित शब्द हैं अरबी के, कुछ का उल्लेख हम करेंगे। अदा, अदब, अजीब, अमीर, असर, इलाज, ईमान, उम्र, औरत, औलाद, कसूर, कसर, कुर्सी, किताब, खबर, खराब, गरीब, जलसा, जनाब, तमाम, तकदीर, तकिया आदि। अनेक अरबी शब्द फारसी के माध्यम से होते हुए आए हैं। अगर हम कुछ शब्दों को वर्गीकृत कर उनके बारे में जानकारी लें तो हमें एक बहुत लंबी सूची प्राप्त होगी। जैसे धर्म संबंधी शब्द हैं रोजा, मजहब, कुरान, खुदा, हज, फरिश्ता। प्रशासन संबंधी शब्द हैं सरकार, तहसीलदार, वकील, चपरासी, अदालत। सेना संबंधी शब्द हैं फौज, तीर, हमला। पोशाक संबंधी शब्द हैं पजामा, कमीज, जुराब, दस्ताना, शलवार। शलवार शब्द है अरबी का और कुर्ता शब्द है तुर्की का। स्थान संबंधी शब्द है मोहल्ला, परगना, कूचा, देहात, शहर। मेवा, बादाम, सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, मिठाई, बर्फी, हलवा, कुल्फी, बालूशाही, जलेबी, समोसा। श्रृंगार संबंधी हैं इत्र, सुरमा, साबुन, हजामत, आईना। व्यवसायियों के कुछ नाम जैसे कि बजाज, सर्राफ, बेलदार, बावर्ची, हलवाई और जुलाहा। कुछ सर्वनाम जैसे खुद, फलां और कुछ विशेषण जैसे आसान, बेईमान, बदनाम, परेशान, ज्यादा, कम आदि का भी प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरह तुर्की के शब्द हैं आगा, उज्बक, उर्दू, चेचक, कैंची, तोप, तमगा, दरोगा, सराय। पुर्तगाली शब्द है अनन्नास, आलपिन, अलमारी, कमरा, काजू, चाय, संतरा, पीपा आदि। ये अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली के कुछ शब्द थे। हम देखते हैं कि अंग्रेजी के शब्द बहुतायत में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं विदेशी शब्दों की तरह। इन्हें भी हम अगर वर्गीकृत करें तो आपको एक लंबी सूची प्राप्त होगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कुछ अंग्रेजी शब्दों के हमने हिंदीकरण कर दिया है या हिंदी की ध्वनियों के नजदीक उन्हें पहुंचा दिया है। जो जैसे ऑफिसर से अफसर, टेक्निक से तकनीक, इंजन से इंजन, हॉस्पिटल से अस्पताल या अस्पताल, टर्पेंटाइन से तारपीन, माइल से मील शब्दों की रचना इसी आधार पर हुई है। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी तत्सम शब्दों के ये हिंदी तद्भव रूप हैं।
इसके अलावा विविध क्षेत्रों में हजारों की संख्या में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे टिन, निकल, प्लेटिनम, यूरेनियम, जर्मन सिल्वर धातुओं के नाम हैं। यंत्र हैं इंजन, पंप, मोटर, कैमरा, ग्रामोफोन, स्टेथोस्कोप, टाइपराइटर, टेलीविजन, फैक्स आदि। सवारियों के नाम मोटर, कार, बस, लॉरी, स्कूटर, ट्रेन, ट्रक। चिकित्सा संबंधी शब्द हैं डॉक्टर, इंजेक्शन, कंपाउंडर, स्ट्रेचर, ट्यूमर, सर्जन, ईसीजी, ऑपरेशन आदि आदि। शिक्षा संबंधी शब्द हैं नर्सरी, स्कूल, कॉलेज, मास्टर, प्रोफेसर, ट्यूशन, डीन, ग्रांट, डिग्री आदि। पोशाक संबंधी शब्द हैं पैंट, कोट, सूट, टाई, जॉर्जेट, शिफॉन, पुलोवर, पॉकेट। प्रशासन संबंधी शब्द हैं कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, डायरेक्टर, स्टेनो आदि। खेल संबंधी शब्द हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बिलियर्ड, अंपायर, विकेट कीपर। सेना संबंधी शब्द हैं जनरल, कर्नल, मेजर, सोल्जर, टैंक, बम, गन, राइफल। खानपान संबंधी शब्द हैं केक, पेस्ट्री, टोस्ट, आइसक्रीम, लेमन, सोडा। कला संबंधी शब्द हैं आर्ट, ब्रश, कैनवास, फोटो, फिल्म, शूटिंग आदि। श्रृंगार संबंधी शब्द हैं पाउडर, पफ, परफ्यूम, क्रीम, रिबन। भवन संबंधी शब्द हैं हॉल, गैराज, फ्लैट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीमेंट, कंक्रीट, टाइल्स आदि। इसी तरह से हम देखते हैं पश्तो, फ्रांसीसी, डच, रूसी, चीनी और जापानी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं और ये हिंदी में इस कदर घुल मिल गए हैं कि हम इनको हिंदी से अलग मानते ही नहीं हैं। जैसे रिक्शा शब्द जापानी का है, चाय और लीची चीनी शब्द हैं, वोदका और स्पुतनिक रूसी शब्द हैं, तुरुप और बम डच के शब्द हैं, अंग्रेज और कूपन फ्रांसीसी शब्द हैं, अखरोट, गड़बड़, गुंडा और पटाखा शब्द पश्तो के हैं। संकर शब्द का अर्थ होता है मिश्र, अर्थात वे शब्द जो मिश्र जाति के हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से यदि एक शब्द निर्मित होता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने हैं वे शब्द संकर शब्द हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के शब्द प्रचलन में इतने करीब आ गए हैं कि कभी कभी एक शब्द इन दो भाषाई स्रोत से मिलकर बना हमें दिखता है। ऐसे ही शब्दों को हम संकर शब्द कहेंगे। हिंदी में जो संकर शब्द हैं वे कभी अंग्रेजी के, कभी अरबी, फारसी और संस्कृत के सहयोग से बने हैं। इस आधार पर हम इन संकर शब्दों को तीन भागों में रख सकते हैं। पहला भाग वो जिसमें पहला शब्द किसी अन्य भाषा का है और दूसरा शब्द हिंदी का है। ऐसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे संस्कृत का शब्द पहला और हिंदी का शब्द दूसरा है और ये दोनों मिलकर के एक शब्द बन रहे हैं। जैसे भोजन संस्कृत का है, गाड़ी हिंदी का है, शब्द संस्कृत का है, पहेली हिंदी का है, रात्रि संस्कृत का है, उड़ान हिंदी का है और ये शब्द अर्थात भोजन गाड़ी, शब्द पहेली और रात्रि उड़ान संकर शब्द बन रहे हैं जिसमें संस्कृत और हिंदी का योग है। इसी तरह हम उल्लेख करेंगे पहला शब्द फारसी का और दूसरा हिंदी का। कमर पट्टी, पनीर पकौड़ा, मोम बत्ती, पहला फारसी का और दूसरा हिंदी का। अरबी और हिंदी के योग से भी शब्द बने हैं, जैसे अखबार वाला, अजायब घर, किताब घर, कलम चोर। अंग्रेजी और हिंदी के योग से भी हम शब्दों को देख सकते हैं, टिकट घर, सिनेमा घर, रेल गाड़ी। तुर्की और हिंदी इन दो स्रोत से मिले हुए शब्द, चाकू वाला, तोप गाड़ी ऐसे ही शब्द हैं। संकर शब्दों की दूसरे प्रकार में हम ऐसे शब्दों को रखेंगे जिसमें पहला शब्द हिंदी का है और दूसरा किसी अन्य भाषा स्रोत से आया है। जैसे हिंदी के साथ फारसी के शब्दों को देखें, कटोर दान, किराएदार, मसालेदार। हिंदी के साथ अंग्रेजी का जो योग हुआ है वो है कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठी चार्ज।
हिंदी और संस्कृत के योग से बने हुए शब्द हैं छोटी रेखा, ऊंचा स्वर। अब तीसरा प्रकार उन संकर शब्दों का है जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, पर दोनों ही शब्द या शब्दांश हिंदी को छोड़ किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, जैसे संस्कृत और फारसी के मेल से बने हुए शब्द विज्ञापन बाजी, छायादार, अग्नि बीमा। इसी तरह से अरबी और फारसी के मेल से बने हुए शब्द जो कि हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं अखबार नवीस, कलम बंद, गोताखोर। अंग्रेजी और संस्कृत के योग से बने शब्द रेल विभाग, फिल्म उत्सव, प्रेस सम्मेलन। अंग्रेजी और फारसी के योग से बने हुए शब्द जेल खाना, सील बंद। अंग्रेजी और अरबी के योग से बने हुए शब्द भी प्रचलित हैं, जैसे पॉकेट और खर्च मिलाकर बना पॉकेट खर्च। इस तरह हम संकर शब्दों का प्रचलन हिंदी में देखते हैं। नवनिर्मित शब्द सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति होने के कारण तथा हिंदी के राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण हमें नवीन शब्दों की आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर संस्कृत की मूल धातुओं एवं शब्दों के आधार पर नवीन शब्दों का सृजन किया गया। लोकतंत्र, संविधान, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रजातंत्र, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मतदान, मतदाता जैसे शब्द नवीन आवश्यकता के आधार पर ही सृजित किए गए हैं। प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को हमने अपने उच्चारण के अनुसार किंचित परिवर्तित कर प्रयुक्त भी किया है, जैसे कॉमेडी से कामदी, ट्रेजेडी से त्रासदी, एकेडमी से अकादमी और टेक्निक से तकनीक आदि। अनेक शब्द नवनिर्मित हैं, व्यवहार में प्रयुक्त हो रहे हैं। जिलाधीश, उपजिलाधीश, अभिग्रहण, गति अवरोधक, कुल सचिव, कुलपति, कुलाधिपति, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, प्रतिवेदन, आयुक्त, दूरभाष, दूरदर्शन और आकाशवाणी शब्द नवीन आवश्यकताओं के आधार पर जिनकी रचना की गई है, ऐसे नवनिर्मित शब्द हैं। और ऐसे नवनिर्मित शब्दों की एक बहुत लंबी सूची हम तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे कोशकारों ने, हमारे भाषाविदों ने, हमारे भाषा शास्त्रियों ने हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 351 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिंदी के विकास के लिए हमारे कर्तव्य क्या हों, जिसके अनुसार हिंदी का ऐसा विकास हम करें, संघ ऐसा विकास करे कि भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्व उसमें समाहित हो सके। 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की अन्य 18 भाषाओं जैसे कि असमिया, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, बंगला आदि के रूप, शैली, पदों को हम आत्मसात करें। संस्कृत आदि अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने एवं शब्द भंडार को समृद्ध करने की बात हमारे संविधान में कही गई है। संविधान की मंशानुसार हिंदी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित शब्दों से अपने भंडार को समर्थ कर रही है, समृद्ध कर रही है और अपनी जीवंतता का प्रमाण दे रही है।